हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज अपन जो बात कर रहे थे कोरल रीफ्स की, उसमें अपन ये देख रहे थे कि कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ बनते हैं और कैसे स्थानों पे बनते हैं। उसके लिए सब जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है। तो ये सभी अपन ने देखा कि कोरल रीफ्स कौन से एनिमल के द्वारा बनाई जाती है। तो अपन ने देखा था कि किस प्रकार से कोरल्स का निर्माण होता है। कोरल्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए थे, जिसमें अपन ने देखा था कि उसके माउथ कहाँ होता है, फेरिंग्स ग्रू कहाँ पे एब्सेंट होती है, फेरिंग्स किस प्रकार से होती है, उसका जो हाइड्रा के समान दिखने वाले जो टेंटिकल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेसल प्लेट कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पेरोसेप्टा कहाँ प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही अपन ने देखा कि टाइप्स ऑफ कोरल्स के अंदर अपन ने 3 टाइप के देखा। तीन टाइप से उनके कोरल्स टाइप देखे, जिसमें अपन ने हाइड्रोजोन्स देखा, दूसरा था ऑक्टोकोरेलियन और तीसरा था हेक्साकोरेलियन। और हेक्साकोरेलियन को अपन ने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू कोरल्स के नाम से देखा। साथ में ही इसके अंदर जो पाए जाने वाली जो स्पीसीज है वो ऑर्डर मैंड्रिपोरेरिया की स्पीसीज, जैसे संक्सिलेंटेट्रा के ऑर्डर या गण मैंड्रिपोरेरिया की स्पीसीज है मैंड्रिपोरा, उसके द्वारा ही वास्तविक कोरल्स या परवाल का निर्माण किया जाता है। और इन परवालों का निर्माण वहीं पे होता है जहां पे प्रकाश की उपस्थिति होती है। ये सब अपन ने देखा। और लास्ट में अपन ने जो एक रिएक्शन की बात किए थे, और रिएक्शन इस टाइप से थी, हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड बनता है। और इस रिएक्शन के अंदर अपन ने जब देखा तो आगे रिएक्शन होते हुए यहाँ पे एक तो जल का अणु निकलता है और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्योंकि ये जो एनिमल होते हैं ये सजीव एनिमल होते हैं, और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं तो उस सिक्रेशन के साथ साथ ये श्वसन क्रिया भी करते हैं, और इस श्वसन क्रिया में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाती है। और हाइड्रोक्लोराइड गैस में से जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वापस स्थापित होती है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्रिया कर जाता है और जल का अणु बना लेता है, साथ ही रिलीज होती है तो वहां से होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अपन बात कर रहे थे कि परवाल भित्तियां कौन से स्थानों पे बनती है। तो परवाल भित्तियां जो बनती है वो छिछले स्थानों पे बनती है, छिछले जल के अंदर, छिछले जल, और जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। जल वाले समुद्र में कैल्शियम का परवाल भित्तियों का निर्माण होता है, जिसके अंदर आपके इंडोफिलेपिस पश्चिम केंद्रीय पैसिफिक पश्चिमी केंद्रीय पैसिफिक, बरमूडा के उत्तर में स्थित कैरेबियन प्रदेशों में पाई जाती है। फ्लोरिडा कीज, अब यहाँ पे जो अपने कोरल रीफ्स जो पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, फ्लोरिडा कीज के अंदर पाई जाती है, वेस्ट इंडीज के टापू, बहामा, बरमूडा आदि में पाई जाती है। क्षेत्रों में परवाल भित्तियां में पाई जाती है। और हिंद महासागर की विभिन्न टापू जो है, मालवी द्वीप, लक्की द्वीप, ये सभी किसके हैं, परवाल भित्तियों से बने हुए द्वीप है। जैसे कि अपने हैं टापू, कौन कौन से है, पहला है मालवी द्वीप, दूसरा है लक्की द्वीप, कोकोस व चागोस टापू, प्रशांत महासागर के मालवी द्वीप समूह, फिलीपाइंस तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट से हवाई टापू तक के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भाग भूमध्य रेखा एक्वायर्ड लाइंस जो है अपने ग्लोब की जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर परवाल भित्तियां सबसे अधिक जलीय क्षेत्रों में बनती है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो इनके कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रेशन के लिए स्टिम्यूल्स प्रोवाइड करवाने के लिए सफिशिएंट होता है। और ये पॉलिप्स को स्टिम्यूल्स के रूप में इम्पल्स
इम्पल्स देता है और इम्पल्स को ग्रहण करके पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। का जल तापक्रम समुद्रों के जल की अपेक्षा अधिक रहता है, जो प्रवाल को कैल्शियम कार्बोनेट स्त्रावण करने हेतु उद्दीपन करता है। ये समुद्र में अब जो कैल्शियम जो अपने प्रवाल भित्तियां है वो समुद्र में 30 से 50 सेंटीमीटर की गहराई तक मिलती है, सॉरी 30 से 50 मीटर की गहराई तक मौजूद होती है। इसे अधिक गहराई में तापक्रम घटता रहता है, साथ ही साथ वहां पे प्रकाश की उपस्थिति भी कम होती जाती है, जिसके कारण वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि अपन को पता है और अपन ने पढ़ा भी कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन पॉलिप वहीं पे करते हैं जहां पे प्रकाश की उपस्थिति होती है। तो 30 से 50 मीटर के नीचे एक तो जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाता है, और साथ ही साथ वहां पे लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो भी क्या होती जाती है, डाउन होती जाती है। इन दोनों ही रीजन के कारण 30 से 50 मीटर के नीचे प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होता। अब अगला जो अपना आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। अपन ने पहले देखे थे, अपन ने पहला जो देखा था वो था टाइप्स ऑफ कोरल, जिसमें अपन ने 3 प्रकार के कौन टाइप्स देखे थे। पहला था हाइड्रोजोन्स, ठीक है, दूसरा था ऑक्टोकोरेलियन, और थर्ड था हेक्सा कोरेलियन कोरल्स, जिसमें अपन ने अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे ट्रू कोरल रीफ्स के लिए। तो यहाँ पे अगला जो टाइप है वो है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। और मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ कोरल के अंदर तो अलग आएगा, लेकिन टाइप्स ऑफ कोरल का मैंने पहले ही बता चुका और अब फिर से बता रहा हूं। पहला है फिंगरिंग, दूसरा है बैरियर, और थर्ड है ठीक है। कौन कौन से हैं? फिंगरिंग, बैरियर और अटोल। हिंदी में कहते हैं इसको अवरोधी, और इसको कहा जाता है हिंदी में अटाल। गहरा अधिक होता है ये। तो फिंगरिंग कोरल रीफ्स, बैरियर कोरल रीफ्स और अटोल कोरल रीफ्स की अपन बात करते हैं। तो फिंगरिंग जो होता है ये जालीदार प्रवाल भित्तियां किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी जहां फटते हैं वहां पे इनका निर्माण होता है, और समुद्री सतह के पास होता है, समुद्री किनारों के पास होता है, जो अधिक गहराई पे नहीं होते के निकटतम पाई जाती है। ये झालरदार प्रवाल भित्तियां तट से, समुद्री तट से लगभग 400 मीटर तक फैली हुई होती है। 400 मीटर या 1/4 किलोमीटर दूरी तक समुद्र में द्वीप के निकट फैली रहती है। इनकी वर्दी समुद्र की ओर जिसे फ्रंट कहते हैं कि ओर होती है, ठीक है। तो इनकी जो वर्दी होती है वो समुद्र के फ्रंट की तरफ होती है। फ्रंट की तरफ यानी कि जो इनका अपन कहे समुद्र की ओर, यानी कि समुद्र का जो गहराई होती है उसकी तरफ होती है, गहराइयों की तरफ इनकी वर्दी होती रहती है।
ये प्रवाल भित्तियां 50 से 100 मीटर चौड़े प्लेटफॉर्म के रूप में पाई जाती है। इसकी गहराई समुद्र में 35 से 100 मीटर तक की होती है। 35 से 100 मीटर तक की गहराई में ये पाई जाती है। इनमें चट्टान व तट के बीच में कोई जगह मार्ग नहीं पाया जाता। ठीक है, तो और इनकी जो निर्माण होता है इनके बीच में, यानी कि अपन ये देखिए इसका डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से होती है। ये कोई किनारा है, तट है जिसके ऊपर इनकी निर्माण होता है, और ये अपन गहराई की बात कर रहे हैं तो गहराई में ये 35 से 100 मीटर तक की गहराई में होता है। यहाँ ये अपना किनारा है जो कैसा होता है, इस नाम ही कैसा है, जालरदार। तो ये इस प्रकार से इनका निर्माण होता है और अंदर तक ये मौजूद होती है। यहाँ आइसलैंड होता है। ठीक है, अब ये जो समुद्री किनारा है और यहाँ तक के इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बीच में किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र, जल का क्षेत्र नहीं होता है। ये सपाट और बिल्कुल एक द्वीप के समान समतल होती है जिसके बीच में किसी भी प्रकार का क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, गहराई इसकी समुद्र में कितनी होती है, 35 से 100 मीटर तक की गहराई होती है। तीसरा जो होता है, सेकंड जो अपन बात करें बैरियर कोरल रीफ्स की, तो बैरियर कोरल ये भी समुद्री, ये भी काम होता है समुद्री महाद्वीप, किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी के आसपास ही बनता है। ठीक है, तो महाद्वीप और ज्वालामुखी के आसपास क्यों बनता है, क्योंकि वहां पे इनके बनने के लिए सफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, और उसी एनवायरनमेंट और टेम्परेचर के कारण ये कहीं ज्वालामुखी जहां फटता है तो वहां का टेम्परेचर अधिक होता है, चिलचिला पानी होता है, वहां पे इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी कहां पे, ज्वालामुखी के चारों तरफ पाई जाती है। इनमें तथा समुद्री किनारे के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये समुद्री किनारा और इनका जो क्षेत्र होता है, इनके बीच में बहुत अधिक दूरी होती है, और ये इस प्रकार से होता है। इस पार्ट को कहा जाता है लेग्यून। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लेग्यून किसे कहते हैं, तो समुद्री किनारे और जो बैरियर कोरल रीफ्स होती है उनके बीच के अंदर जो क्षेत्र होता है, उसके अंदर जो पानी होता है, उस पानी वाले क्षेत्र को कहा जाता है लेग्यून। और ये इनके बीच में बहुत अधिक क्षेत्र होता है पानी का, और ये इसकी जो गहराई होती है वो 35 से 100 फैथम या 10 से 50 फैथम तक की गहराई होती है, जिसके अंदर जलयान आसानी से चल सकते हैं। और दूसरा, इसको जो बंदरगाहों के लिए काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि इनके यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे अपन ने रास्ता बना लिया, और दूसरा अब इसमें से जो भी तूफान आते हैं वो, या लहरें आती है, वो इन चट्टानों के कारण, बैरियर कोरल रीफ्स के कारण इधर रुक जाएगी। लेकिन जो ये लेग्यून पार्ट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लहर या तूफान नहीं आएगा, तो इसका पानी जो होता है वो शांत होता है। तो इसके अंदर जहाजों को खड़ा करने के लिए इनको बंदरगाहों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए एक ऑस्ट्रेलिया का कोरल बैरियर कोरल रीफ्स बहुत मशहूर है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन या ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसको ये बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी के चारों तरफ पाई जाती है, किंतु इसमें तथा समुद्री किनारे के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है। बैरियर भित्ति को मुख्य भूमि से पृथक करने वाले जल की चौड़ाई 800 मीटर से लेकर लगभग 1/2 मीटर फैथम या मील से 10 मील तक की होती है। तो इसकी जो इनके बीच की जो दूरी होती है, ये समुद्री किनारा है और ये अपना बैरियर रीफ है, इसके बीच में जो इनको अलग करने वाला जो पानी की दूरी होती है वो 800 मीटर से लेकर 1/2 फैथम मील से लेकर 10 मील तक की होती है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और यहाँ का पानी होता है वो शांत होने के कारण इसको बंदरगाहों के रूप में काम में लिया जाता है, ताकि हो सकती है। ये क्षेत्र लेग्यून कहलाता है, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, लेग्यून क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें आसानी से जलयान चल सकते हैं, लेग्यून कहा जाता है। इस क्षेत्र की गहराई लगभग 10 से 50 फैथम की होती है।
तट के समुद्र के बीच में रोधी कोरल भित्ति की उपस्थिति के कारण ये क्षेत्र शांत होता है, ठीक है। और इन क्षेत्रों के चारों तरफ बैरियर अवरोधी क्षेत्र उपस्थित होने के कारण यहाँ का पानी कैसा होता है, शांत होता है। इसीलिए इनको किसके रूप में उपयोग में लिया जाता है, बंदरगाहों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इनमें जलयान चल सकते हैं। इस प्रकार की बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी है, जो बहुत मशहूर है। और इनके बीच जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबी व तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर तक की स्थित है। और इसके बीच में जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, और जो लंबाई है वो 2000 किलोमीटर है। ये बहुत मशहूर और सबसे बड़ा बंदरगाह है। तीसरी जो आती है वो है, अपन बात करते हैं अटोल की। तो अटोल जो है ये वर्ताकार या घोड़े के नाल के आकृति की चट्टानें होती है, जिसके बीच में जल का एक भाग लेग्यूम उपस्थित होता है, ठीक है। सेम वैसी ही होती है जैसी बैरियर कोरल रीफ्स होती है, लेकिन इसके अंदर ये वर्ताकार होती है या फिर घोड़े के नाल के समान होती है। और इसको अटोल बैरियर रीफ इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बीच बीच में से रिक्त स्थान होते हैं। इस प्रकार से ये समुद्री किनारा है, ये आइसलैंड समुद्र के अंदर गहराई है इसकी, ठीक है। और ये क्षेत्र है अटोल का, इस पार्ट को कहा जाता है लेग्यूम। और ये बीच बीच में से रिक्त स्थान होते हैं जहां से समुद्री जहाज या जलयान जो होते हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए इनको अच्छी जगह मिल जाती है। इस भाग को लेग्यून द्वीप कहते हैं। लेग्यून 90 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। ये प्रवाल भित्तियां पूर्णतः गोल न होकर बीच बीच में खंडित या जलमार्ग युक्त होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गोल ना होकर बीच बीच में खंडित होती है और जलमार्ग के रूप में उपस्थित होती है, जहां से जलयान आराम से जा सकते हैं। जलमार्ग इनमें उपस्थित होते हैं। लेग्यून की गहराई 20 से 90 मीटर की हो सकती है, और इसकी जो गहराई होती है वो 20 मीटर से लेकर 90 मीटर तक की गहराई में ये उपस्थित हो सकते हैं। इनकी जो गहराई होती है वो 20 से 90 मीटर तक की होती है, जबकि इनकी जो होती है वो कितनी होती है, 30 से 50। और इसकी जो होती है वो कितनी होती है, वो भी 20 से 90 मीटर तक की गहराई होती है। इन प्रवाल भित्तियों का बाह्य सिरा समुद्र की तली तक धीरे धीरे ढलवा होता है, और इनका जो समुद्र के किनारे की तरफ जो सिरा होता है वो समुद्र के तल की तरफ धीरे धीरे ढलवा होता है, ठीक है, ढलवा होता है। हिंद प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हजारों की संख्या में अटोल पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हजारों की संख्या में अटोल कहाँ उपस्थित है, तो हिंद प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हजारों की संख्या में अटोल उपस्थित है। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा अटोल मालदीव का स्वद्वीप है। और विश्व का जो सबसे बड़ा अटोल महाद्वीप है वो कहाँ का है, मालदीव का स्वद्वीप है, जिसका क्षेत्र लगभग 68 × 52 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर तक परिधि है इसकी 195 किलोमीटर। इस परिधि में छोटे बड़े कुल मिलाकर 102 पृथक द्वीप उपस्थित है। और इस क्षेत्र में जो ये परिधि है 195 किलोमीटर, इस परिधि के अंदर छोटे और बड़े द्वीप, अटोल द्वीप जो है उनकी संख्या लगभग 102 है, ठीक है। टोटल 102 द्वीप इसमें उपस्थित है। पृथक द्वीप आते हैं। एक अन्य विश्व विख्यात उदाहरण बिकनाई अटोल का है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और दूसरा जो स्वद्वीप है उससे अलग जो अटोल द्वीप है उसका नाम है बिकनाई। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस बिकनाई क्षेत्र में, इस बिकनाई अटोल के अंदर
हाइड्रोजन बमों का और परमाणु बमों का परीक्षण यहाँ पे ही किया जाता है, क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण और आबादी वाले क्षेत्र में, यानी कि वहां पे इतनी आबादी नहीं है और ना वहां पे बायोडायवर्सिटी अधिक है, इसीलिए वहां पे इनका परीक्षण किया जाता है। प्रशांत प्रवाल वीथियों के निर्माण के बारे में कुछ वैज्ञानिकों और अटोल का जो निर्माण हुआ है, अटोल प्रवाल का जो निर्माण हुआ है, इनके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन ये अभी भी पूर्ण रूप से कंप्लीट ये ज्ञात नहीं हुआ कि प्रवाल वीथियों का निर्माण किस प्रकार से पॉलिप द्वारा किया जाता है। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग मत दिए, जैसे कि डार्विन ने दिया, डेली ने दिया और साइंटिस्ट है, इन दो साइंटिस्टों ने अपने मत रखे कि किस प्रकार से प्रवाल वीथियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो डार्विन ने दिया, डार्विनिज्म सबसाइडर थ्योरी, यानी कि हिंदी में कहते हैं डार्विन का अवतरण सिद्धांत। तो प्रवाल वीथियों के लिए दोनों साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी प्रतिपादित की। सबसे पहले डार्विन ने कहा डार्विन का अवतरण सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं डार्विनिज्म सबसाइडेंस थ्योरी। इनके अनुसार प्रारंभ में ढलवा समुद्री तटों पर प्रवाल वीथियों का निर्माण हुआ, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पे समुद्र तट जो है वो ढलवा क्षेत्र में, ऐसे बिल्कुल यूं, ठीक है, इस क्षेत्र में है। और यहाँ पे सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? फिंगरलिंग का, फ्रिंगिंग कोरल्स का निर्माण हुआ और ये धीरे धीरे ढलवा क्षेत्र में ढलते हुए नीचे की तरफ पहुंची, इनकी गहराई बढ़ती गई और बढ़ने के साथ साथ इनकी मोटाई भी बढ़ती गई। तो ढलवा समुद्री तटों में प्रवाल वीथियां झालर वीथी के रूप में बनी, ठीक है। सबसे पहले किसे? फिंगरिंग के रूप में बनी। समुद्र तल नीचे धंसता गया तो इनके वह तट के बीच जलमार्ग के चौड़ा होते जाने के साथ साथ रोधी चट्टाने बन गई, ठीक है। अब ये देखिए, ये समुद्री क्षेत्र है, इसको इस प्रकार समझिए। सबसे पहले किसकी बनी है? फ्रिंगिंग की। और यह है ढलवा क्षेत्र, समुद्र तट, यहाँ पे फिंगरिंग का निर्माण हुआ। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, जब इनकी गहराई मोटाई होती गई तो ये धीरे धीरे ढलती गई और ढलने के कारण इनका जो क्षेत्र हुआ, ये ढलते ढलते आगे की तरफ बढ़ती गई और इनके बीच में दूरी बढ़ती गई। दूरी बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे अवरोध के रूप में आगे बढ़ती गई और इनके बीच में यहाँ पे जलमार्ग बनना स्टार्ट हो गया, जिसको लेग्यून कहा गया। अब ये लेग्यून पहले सब धीरे धीरे किसमें बनी है? ये बने बैरियर फिंगरिंग के बाद में लेग्यून में कन्वर्ट हुए। चौड़ा हो जाने के साथ साथ रोधी चट्टाने बन गई। यदि वह जल थल खंड एवं डीप रहा जो कि पूरी तरह नीचे समा जाता है तो अटोल बन गया। और धीरे धीरे ये कैसे नीचे की तरफ समा जाने लगे और जो ऊंचाई की तरफ थे वो तो कहां ऊपर समुद्री सतह पर रहने लगे और जो बीच वाले जो नीचे के तल थे वो जल के अंदर धस गए। तो यहाँ पे फिर निर्माण हुआ अटोल का। इस प्रकार से यहाँ पे प्रवाल वीथियों का निर्माण हुआ। किसके द्वारा? यह मत था डार्विन के अनुसार। इनके अनुसार क्या हुआ? पहले फ्रिंगिंग का ढलवा तट पे इनका निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये समुद्र तट में धंसने के कारण ये समुद्री तट से दूर होते जाने लगे और यहाँ पे अवरोधी चट्टानों का निर्माण हुआ और साथ ही इनके समुद्री तट से इनकी जो दूरी बढ़ने के साथ साथ इसमें लेग्यून क्षेत्र का निर्माण हुआ। फिर ये धीरे धीरे इन्होंने क्या कहा, यदि वह थल खंड एक द्वीप रहा हो तो, अगर ये थलखंड जो है वो एक द्वीप रहा हो तो ये क्या हो, धीरे धीरे समुद्र में धंस जाने लगा और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे वो अटोल के रूप में व्यवस्थित हो गए। डूबते जाने अथवा अवतरण के कारण चट्टानों की मोटाई बढ़ती जाती है। समय के साथ साथ इन पर
अन्य वनस्पतियां उगाई तथा अनेक जातियों के प्राणी। और यहाँ पे धीरे धीरे ये समय के अनुसार यहाँ पे वनस्पति ग्रो करने लगी। वनस्पति ग्रो करने के साथ साथ यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ने लगी, क्योंकि वनस्पति के साथ साथ कुछ जलीय जीव यहाँ पे निवास करने लगे, जैसे कि एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स जो अपन बात करते हैं, जैसे कि जो क्रोकोडाइल्स है वो, फिर कुछ ह्यूमंस या मंकीज, ह्यूमंस वहां पे पहुंचे होंगे तो वो भी वहां पे वास करने लगे, क्योंकि अटोल का जो क्षेत्र वो बड़ा क्षेत्र होता है, तो वहां पे कुछ स्पीसीज या कुछ ऐसे जलीय जीव जो उभयधर्मी होते हैं वो वहां पे निवास करने लग गए। साथ ही वहां पे कुछ रेप्टाइल्स या कर्मीज वहां पे धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करने लग गए। फिर अगला सिद्धांत था वो था ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली। हिंदी में है दिल्ली का हिमनद सिद्धांत। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम हिमनद क्लब में जब हिमावरण बने तथा महासागरों की स्तर इनकी उनकी आज की सतह से लगभग 60 से 70 मीटर नीचे चला गया, लहरों के काटने से चपटे प्लेटफॉर्म बन गए जो प्रशांत परवाल वर्दी हेतु उपयुक्त है। यानी कि इनका कहने का मतलब यह था कि हिमनद यहाँ पे जो आइसलैंड थे वो पिघलने, टेम्परेचर बढ़ने के साथ पिघलने लगे, पिघलने नहीं जमने लगे, जिसके कारण जो समुद्री क्षेत्र था उनका तल नीचे जाने लगा। समुद्री तल नीचे जाने के कारण जो वहां पे जो चपटे प्लेटफॉर्म थे, लहरों के कटने के कारण जो चपटे प्लेटफॉर्म थे समुद्रों के तटों पे, वो समुद्र का पानी नीचे की तरफ लहरों के साथ जाने लगा, तो वो क्या हुए, कटने लगे और लहरों के कटने से चपटे प्लेटफॉर्म बन गए, जो किसमें, परवाल वर्दी के लिए एक क्षेत्र उपस्थित करवाने लगे उपयुक्त। जैसे जैसे हिमावरण पिघले तथा ताप बढ़ता गया, कोरल इन पर वृद्धि करते गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हिमनद आइसलैंड का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, जो समुद्री तल थे वो नीचे जाने लगे और लहरों के कारण वहां पे चपटे क्षेत्र बन गए। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा और आइसलैंड पिघलने लगे, तो यहाँ का जो समुद्री क्षेत्र था वो वापस, समुद्री तट था वो क्या हुआ, समुद्री तल वापस ऊपर गया और बढ़ने लगा, और ये जो समतल क्षेत्र बने थे इस तटों के अंदर इकट्ठे हो गए, जल के अंदर डूब गए, और यहाँ पे जो कोरल्स थे, जो परवाल थे, वो इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करने लगे और परवाल भित्तियों का निर्माण किया जाने लगा। बढ़ता गया, कोरल्स इन पर वृद्धि करते गए, समुद्र तल के उठने के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर उठने लगे। ठीक है, समुद्री तल तो बढ़ने ऊपर उठने लगा, ठीक है, और ऊपर उठने के साथ साथ जो समतल प्लेटफॉर्म थे ये भी क्या, कोरल्स के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करने के कारण इनका भी क्षेत्र ऊपर उठने लगा और समुद्री सतह के ऊपर आ जाने लगे और कोरल भित्तियों का निर्माण होने लगा। ऐसे परिणाम मिलते हैं कि प्रवाल भित्तियां आज भी निमग्न थल पर उठी जा रही है। यानी कि आज भी इनके कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि आज भी जो प्रवाल भित्तियों की जो द्वीप है वो भी अपने स्थानों पे उठते जा रहे हैं, यानी कि समुद्री क्षेत्र से उठते जा रहे हैं, और प्रति वर्ष अधिकांश प्रवाल भित्तियां लगभग 10 से 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करते जा रहे हैं, और इस आधार पर प्रवाल भित्तियां 15,000 से 30,000 वर्षों में बनी प्रतीत होती है। और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ये प्रवाल भित्तियां बनी है वो 15,000 से 30,000 वर्ष पुरानी है। अब है लास्ट टॉपिक इस लेसन का, वो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। यानी कि अभी तो अपन ने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स और कोरल्स के अंदर जो देखा वो कोरल रीफ्स का निर्माण देख रहे थे, उनसे बनने वाली कोरल रीफ्स कौन कौन सी होती है वो देखा। अब है अपना इस
टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक यानी कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रवाल भित्तियों के निर्माण हजारों वर्ष में हुआ। ये अपन जानते हैं कि इनका जो निर्माण हुआ, अभी अपन ने देखा कि 15,000 से 30,000 वर्षों में इनका निर्माण हुआ। इनको बनाने वाले प्रवालों ने पेट्रोलियम, अब देखिए ये सबसे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का है कि जो प्रवाल जो है, जो पॉलिप्स जो है, वो ऐसे स्थानों पे प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं जहां पे पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा अधिक हो। ठीक है, तो इन की प्रेजेंस में, पॉलिप्स की प्रेजेंस में अपन ये पता लगा लेते हैं कि जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं वहां पे पेट्रोलियम पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो सबसे जो अहम भूमिका होती है वो होती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इनकी महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व इनका होता है। पेट्रोलियम पदार्थों के एकत्रित होने के अनुकूल स्थानों पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया जाता है, अतः ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा जो होता है, लिखते चले जाओ, पहला पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इसके अंदर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ये होता है कि जहां पे पेट्रोलियम पदार्थ अधिक होते हैं वहां पे पॉलिप एकत्रित होकर कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। इसीलिए जहां पे कोरल रीफ्स की प्रेजेंस होती है वहां पे पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, या पेट्रोल वहां पे अधिक मात्रा में मिलता है, इसीलिए ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखते हैं। दूसरा जो है वो है प्रवाल भित्तियां मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं द्वारा वनस्पति को रहने हेतु उपयुक्त आदान प्रदान कर रही है। इन पर स्पंज, सी एनिमोन, कर्मी, केकड़े, पौधे तथा तारा मछली, समुद्री सी अर्चिन, लोथुरिया व अनेक जाति की मछलियां अपने आवास बनाती है, अतः ये प्राणी विविधता। तो सेकंड जो है वो है बायोडायवर्सिटी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस किसमें रखती है? बायोडायवर्सिटी में, क्योंकि अपन जानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है, जो इनका निर्माण हुआ हजारों सालों में हुआ है, और हजारों सालों में हुआ है तो यहाँ पे धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हुई, और जीवों की उत्पत्ति होने के साथ साथ ही ये उनको आधार प्रदान करती है रहने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज उत्पन्न हो गई, और अलग अलग स्पीसीज होने के साथ यहाँ पे एक सुविकसित बायोडायवर्सिटी क्रिएट हो गई। थर्ड है प्रवाल भित्तियां स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक तथा सुदर से उत्पन्न करती है। इस प्रकार सुंदर, आकर्षण, रंगीन पादप पॉलिप पाए जाते हैं। पर्यटन उद्योग का विकास इन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में बढ़ा है। तो यहाँ पे थर्ड है टूरिस्ट। टूरिस्ट क्यों? क्योंकि ये जो प्रवाल भित्तियां है ये दिखने में आकर्षक होती है, सुंदर होती है, और स्वच्छ यानी कि बिल्कुल क्लियर साफ दिखने वाली बायोडायवर्सिटी लिए युक्त होती है, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट का आवागमन बढ़ा है। फोर्थ है प्रवाल भित्तियां किनारों को काटने से बचाती है, अन्यथा समुद्री ज्वार किनारों को काटते रहते हैं। तो ये क्या करती है? सेफ्टी ऑफ ओशियन। ठीक है, ओशियन कॉस्ट। तो ये समुद्री किनारों की रक्षा करती है। किस प्रकार करती है? क्योंकि ये पथरीली होती है, और जो लहरें उड़ती है उनको तो ये कोस्ट को कटने से रोकती है उन लहरों के द्वारा। तो जो ज्वार भाटा आता है उस समय ये पानी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से रोकती है। फिफ्थ
अगला है इनसे प्राप्त पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शंस। इनसे प्राप्त पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ है इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। और सेवंथ है मेडिसिन। किस प्रकार है, देखिए अपन फिफ्थ की बात करते हैं, तो इनमें प्राप्त पत्थरों से इनसे प्राप्त पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं। इनसे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो इनसे जो प्राप्त पत्थर होते हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो एकोरिया, अपने जो मछलियां रखने का जो पात्र होता है उसके अंदर अपन जो छोटे छोटे स्टोन रखते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कोरल रीफ्स के बने हुए होते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनको भी अपन कहाँ पे उन एकोरिया के अंदर रखकर वहां पे मछलियों का क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। सिक्स्थ है कुछ प्रवाल अत्यंत सुंदर व चमकीली तथा धार्मिक महत्व रखती है, ठीक है। तो कुछ जो कोरल्स होती है वो अत्यधिक सुंदर व धार्मिक महत्व रखती है, जिसके अंदर अपने कुछ आती है चमकीले तथा धार्मिक महत्व रखते हैं अथवा शुभ माने जाते हैं। लाल मूंगा कोरेलम रुब्रम, कोरेलम रुब्रम नामक एक कोरल्स आती है, वो बहुत शुद्ध और धार्मिक, शुभ और धार्मिक मानी जाती है, जिसको भारतीय व चीनी व्यक्ति जो होते हैं वो अंगुलियों के अंदर अंगूठी बनाकर और गले में हार बनाकर उसका पहना करते हैं, ठीक है। सेवंथ है एट्थ है क्या कहते हैं, जो अपन मान्यता रखते हैं उसको हिंदी में लिख देता हूं, धार्मिक, ठीक है। दक्षिण भारत में लाल परवाल व पाइप परवाल के कुछ देशी औषधियां बनाई जाती है। तो लाल परवाल और जो पाइप परवाल, ऑर्गन ऑफ पाइप्स, ऑर्गन पाइप ऑफ परवाल अपन बात कर रहे थे, वो मेडिसिन के अंदर उनकी मेडिसिन बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती है। परवाल बीथियों में कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट, परवाल बीथियों में कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इससे सीमेंट भी बनाई जाती है। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी काम में आती है। इसी के साथ अपना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स एंड कोरल्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ हेलमिंथीज। इस हेलमिंथीज एनिमल जो होते हैं वो किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखते हैं, किस प्रकार से बेनिफिट्स अपन को प्रोवाइड करवाते हैं, किस प्रकार वो अपने लिए हार्मफुल भी होते हैं, ये सभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। अभी तक इतना ही कि किस प्रकार से अपने कोरल रीफ्स अपन को अपने लिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम, बायोडायवर्सिटी, टूरिस्ट, सेफ्टी ऑफ ओशन कोस्ट, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट इंडस्ट्री, मेडिसिन और धार्मिकता लिए युक्त इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कोरल रीफ्स रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आया वो व्हाट्सएप कर सकते हो कि यह टॉपिक समझ में नहीं आया, वापस समझा दो, ठीक है। व्हाट्सएप करो तो सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर और उसके बाद में कि कौन सी जगह कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है।